हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, घटना चक्र आइडेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज पढ़ेंगे राजकोषीय घटनाक्रम। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है विदेश व्यापार नीति। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? विदेश व्यापार नीति, उन्होंने विदेश व्यापार नीति 2023 को घोषित किया है। तो भैया, इसके तहत 2030 तक क्या करना है? $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब $2 ट्रिलियन का हमें जो है क्या बनाना है? निर्यात को ले जाना है। निर्यात को $2 ट्रिलियन तक 2030 तक ले जाना है, ये इसका क्या है? टारगेट है। ठीक है, ये याद रखना बस। अच्छा, ये क्या है? 4 नए शहरों कौन सा? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को 39 विद्यमान अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के बाद इन चारों में भी क्या बनाना है? इन चारों शहरों में हमको एक्सपोर्ट के लिए एक्सीलेंस, वो एक्सपोर्ट के लिए हब बनाना है ना। समझो कहाँ पे? ये 4 शहरों में, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। 3 शहर इसमें यूपी के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, 39 शहर ऑलरेडी निर्यात उत्कृष्टता शहर हैं। तो इन 4 शहरों को और घोषित किया गया है निर्यात उत्कृष्टता शहर। ठीक है, चलो। PM मित्र पार्क, तो क्या है ये? 7 PM मित्र पार्क। क्या मित्र पार्क का से पहले मतलब देख लो, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो इसको जो है बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा कितने? 7 की घोषणा की गई है। ठीक है जी। अच्छा, चलो, तो कहाँ है ये 7? ये पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन 7 जगहों पे नए PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो। PM मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F क्या है वो? देखो, 5F विजन क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, है ना। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये 5F हैं। ठीक है, 21-22 से 27-28 तक इसकी अवधि और 4445 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 2021-22 से लेकर 27-28 तक इसकी टाइम पीरियड है। ठीक है, भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2022 के अंत तक कितना है, देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? $613.1 बिलियन। ठीक है, बस इतना जान लो, और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण किसका है? अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा। ये नहीं कि अमेरिका की है, लेकिन अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा ऋण है। ठीक है, तत्पश्चात भारतीय रुपये में 29.7%, और पहले 55% है अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, ओके। भारतीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023 के अनुमान लगाए हैं। किसने लगाए हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफिस बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। तो उसने NSO ने ये अनुमान लगाए हैं। तो क्या अनुमान है इसमें भैया? देखो, इसमें है कुछ बोलने लायक? ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये है अनुमान। देखो, अब देखते हैं क्या अनुमान है 2021-22 में। क्या है? चालू कीमतों पर GVA में क्षेत्र का हिस्सा, मतलब चालू कीमतों पर GVA में कौन सा, किसका हिस्सा? 45। ये प्राथमिक क्षेत्र का कितना? 21% हिस्सा। कब? 21-22 में। और द्वितीयक का 26.5, और तृतीयक का कितना है भैया? 52 तृतीयक का कौन सा सर्विस सेक्टर होता है तृतीयक, तो उसको 52.5%। अच्छा, और ये 2011-12 की कीमतों पर, मतलब ये क्या है? स्थिर कीमत है 2011 की, उन पे 3.3%, 12%, 8.8% और 8.8%। ठीक है, चलिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, केंद्रीय बजट 2022-23, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ये कितने लाख का बजट है भैया? ये निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया, तो सब जानते हैं। अब जो है 45.03 लाख करोड़ का, ये याद रखना, 45.03 लाख करोड़ का बजट है। और अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल कब से कब तक है? तो भैया शुरू हो गया अमृतकाल, और 2047 तक रहेगा। ठीक है, 25 साल का है अमृतकाल। लक्ष्य क्या है इसका? समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना। कौन सी हैं 7 प्राथमिकता, भी बताऊंगा मैं। बजट 2022-23, 2023-24 की महत्वपूर्ण घोषणा क्या है? आर्थिक वृद्धि को 7% होने का अनुमान। 2023 का घोषणा पहले तो यही है, इस बजट की जो है ना, 23-24 का बजट है, तो इसकी घोषणा यही है कि आर्थिक वृद्धि जो है हमारी 7% रह सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न, है ना, 1 जनवरी 2023 से मुफ्त खाद्यान्न देने का प्लान है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है? 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक हो गई, और अब कितनी हो गई प्रति व्यक्ति आय? पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख रुपए, है ना, प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ठीक है, 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन चुकी है अब तक। ठीक है,
इंडिया एट 100, भारत एट 100 तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। कौन कौन से? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास, है ना, पीएम विकास, पर्यटन या टूरिज्म, और हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ। तो इसमें बजट की प्राथमिकताएं क्या है भैया? 7 प्राथमिकताएं अभी बताई मैंने। इसको सप्तऋषि कहा गया है, सप्तऋषि की भांति काय करेंगे। 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? ये हैं, पहली क्या है? समावेशी विकास, दूसरी अंतिम छोर तक जो है पहुंचना, है ना, रीचिंग टू दी लास्ट, और तीसरी है अवसंरचना निवेश, इंफ्रा में निवेश करना है। चौथा क्या है? सक्षमता को सामने लाना, जो कैपेबिलिटी है ना, अनलीजिंग दी पोटेंशियल, और हरित विकास। पांचवा है ग्रीन ग्रोथ। छठा क्या है? युवा शक्ति यानी यूथ पावर, छठा युवा शक्ति। सातवां वित्तीय क्षेत्र, है ना, ये हो गया। तो प्राथमिकता 1 कौन सी है? समावेशी विकास। इसके अंदर कुछ है? तो है इसके अंदर है मिलेट के लिए श्री अन्न का यूज किया, श्री अन्न, है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश है तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न का निर्यातक। इंपॉर्टेंट है, श्री अन्न मतलब मोटे अनाज जो हैं उनको श्री अन्न बोला गया है इस बजट में। तो भैया श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और निर्यातक की बात करें दूसरे नंबर पर आता है। श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ पे है? ये पूछ सकता है कहाँ पे है? भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ पे है? ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में, को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ये कहाँ पे अनुसंधान केंद्र? ये है भैया हैदराबाद में, याद रखना। सिकल सेल एनीमिया कब तक समाप्त करना है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की बात कही गई है इसमें, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय मतलब जीडीपी का व्यय जो है बढ़ाना है। तो देख कितना है अभी? 19 में हमारा 2.8 था, किस पे? स्वास्थ्य पे, उस पर शिक्षा पे, और 2023 तक 2.9, यानी बढ़ा है थोड़ा सा, 0.1% बढ़ा दिया है 2023 में। 19 से 23 में जाके 0.1% बढ़ा दिया है, किस पे? शिक्षा पे। स्वास्थ्य पे 19 में 1.4% था, अभी कितना हो गया? 2.1%, मतलब इसमें तो काफ़ी बढ़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ही जीडीपी का योगदान बढ़ा है, मतलब जीडीपी का जो रेशियो ना, परसेंटेज है, वो बढ़ाई है। प्राथमिकता 2 कितनी है? मतलब हमारी जो है प्राथमिकता 2, अंतिम छोर तक पहुंचना। इसमें क्या है? आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 500 ब्लॉक आच्छादित करने हेतु काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास, पीबीटीजी है क्या? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके विकास के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। प्राथमिकता 3 क्या है भैया? अवसंरचना और निवेश, पूंजीगत निवेश पर व्यय, और इसमें लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ पूंजीगत निवेश को बढ़ाया गया है, ठीक है। पूंजीगत निवेश में हम बढ़ा रहे हैं, कैपिटल में निवेश बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रेलवे को भैया पहली बार 2.40 लाख करोड़ रुपए अब तक का सर्वाधिक ये जो है बजट आवंटित किया। कितना? 2.40 लाख करोड़, याद रखना इतना है। शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। अगला है प्राथमिकता 4, क्या है? सक्षमता को सामने लाना, जो हमारी कैपेबिलिटी है ना, पोटेंशियल को सामने लाना। तो उसमें मिशन कर्मयोगी इसके तहत देखना पूछ सकता है किस किस के कर्मचारियों के लिए है? तो केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र तीनों के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करने के लिए है मिशन कर्मयोगी, है ना। अच्छा, इसमें जो है आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है इसके तहत ही, ठीक। विवाद से विश्वास 1 एमएसएमई से संबंधित है, याद रखना। विवाद से विश्वास 1 एमएसएमई, विवाद से विश्वास 2 किसके संबंध है? संविदागत विवादों का निपटान हेतु मानवीकृत शर्तों वाली स्वैच्छिक समाधान स्कीम है ये, है ना, विवाद से विश्वास 2। अच्छा, नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या है? प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरों को बढ़ावा दिया गया है ना। इस बजट में प्रयोगशाला में जो हीरे बनाए जाएंगे उसके लिए बढ़ावा दिया है, क्योंकि उसका जो डिमांड विश्व में बहुत है ना, इसलिए उनको बढ़ाया दिया जाए। प्राथमिकता 5 क्या है? हरित विकास। हरित विकास में क्या किया है हम? लाइफ कब शुरू किया गया? 2026 में, सॉरी 2000 कॉप 26 में शुरू किया गया था। और लाइफ फॉर एनवायरनमेंट कब किया शुरू? लाइफ फॉर एनवायरनमेंट कॉप 27 में, है ना। अच्छा, हरित हाइड्रोजन मिशन, इसमें जो है 19,700 करोड़ रुपए किसके लिए? हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया है, कितने? 19,700 करोड़ रुपए की लागत से, ओके। अगला देखते हैं, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मतलब 5 मीट्रिक टन क्या? हरित हाइड्रोजन उत्पादित करना प्रतिवर्ष, ये हमारा लक्ष्य है ना। 2030 तक हम ये चीज़ शुरू कर देंगे, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य हो गया। अब है पीएम प्रणाम, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए ये योजना शुरू की है पीएम प्रणाम। क्या मतलब है इसका? प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन
मदर अर्थ, है ना, ये मतलब है। संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग करने तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। कौन? पीएम प्रणाम। क्या होगा इसमें? गोवर्धन स्कीम इसमें यूज की जा रही है। गोवर्धन के तहत क्या है? गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसको बोलते हैं गोवर्धन। तो इन सब के माध्यम से क्या है, हम जो है जो हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं ना, उसको कम करना, और जो हमारे पारंपरिक फर्टिलाइजर थे, गोबर की खाद वगैरह इस तरह के, उनको यूज करना, उनको बढ़ाना, है ना, ये था। मिष्टी क्या है? मिष्टी मिष्टी योजना मैग्रोव पौधारोपण से संबंध है। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव में हम जो है वन लगाएंगे, मैग्रोव विकास करेंगे, मैग्रोव का विकास करेंगे, यह है मिष्टी। प्राथमिकता 6 क्या बोलती है? युवा शक्ति, है नहीं, तो भैया यूथ के बारे में तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चलाई गई है इसके लिए। ओके। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन मतलब क्या है? अप्रेंटिस के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बादी यूनिटी मॉल खोलेंगे राजधानी में, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी, हर एक वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा, ये भी है। प्राथमिकता 7 क्या बोलती है? वित्तीय क्षेत्र यानी एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी हम लोग दे रहे हैं, ये भी हो गया एक। ठीक है जी। उसके साथ ही क्या होगा, अब देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया गया। कब? मार्च 2025 तक ये चलेगा। 2 वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना ये जो शुरू की गई है, इसमें महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये नई नई स्कीम चलाई गई है। कुल प्राप्तियों में 58.45 मतलब 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का, जबकि 41.55% हिस्सा जो है पूंजीगत प्राप्तियों का। ये जो है फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे। कर या टैक्स, 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। किसकी? पहली घोषणा है रिबेट संबंधित, यानी जो हमारा व्यक्तिगत टैक्स था ना, कौन सा? आयकर, उसमें रिबेट देंगे। 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं, भुगतान नहीं। रिबेट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक वाले व्यक्ति पर कोई भी कर नहीं लगेगा, ये बोलती है नया टैक्स स्लैब। ओके। स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर छूट सीमा को घटाकर 3 लाख करते हुए, मतलब देखो स्लैब कर दिए 5, पहले 6 थे, और कर छूट सीमा को 3 लाख रुपये, 2.5 लाख थी पहले, अब 3 लाख कर दिया। ठीक है, देखो पहले क्या, अभी देखो क्या है, 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 से ऊपर 30%। ये अभी नया स्लैब बना दिया। ठीक है जी। पुरानी देख लेते हैं, पुरानी 2.5 लाख तक कुछ नहीं था, बाकी देख लो। 10 लाख से ऊपर हो जाने पर भैया 30% लगता था। ठीक है। तीसरा प्रस्ताव ये अलग है। चलो, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार यानी हाईएस्ट सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। नई जो कर व्यवस्था है उसमें जो हाईएस्ट सरचार्ज था ना, उसको 37% हटाकर 25% कर दिया। ठीक है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ओके। नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया, यानी अगर लोग चाहें तो पुरानी व्यवस्था को भी विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अच्छा, सब्सिडी देख सकते हैं। देखो इस पे जो है 28.29% की कमी की गई है, किसमें? सब्सिडी में, है ना। और 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य पदार्थ और उर्वरक पर दी जाती है। जो सब्सिडी का जितनी भी दी रखती है ना, उसका इतने परसेंट 92.40% तो भैया इस पर दी जाती है सब्सिडी, केवल खाद्य और उर्वरक पे, है ना, पूरी सब्सिडी का। तो ये भैया 2023 में इतने करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है, कोई ज़रूरत नहीं। खाद्य सब्सिडी कितना देंगे हम? 48.96% खाद्य पे, और उर्वरक पे 43.440 इतने परसेंट देते हैं खाद्य सब्सिडी, और ये उर्वरक सब्सिडी। ठीक है। ब्याज पे कितना? 6.484%, पेट्रोलियम पे 0.56%, पेट्रोलियम पे बहुत कम देते हैं। ठीक है। देखो अब सब्सिडी में देख सकता है, तो पहले घटते क्रम में सबसे पहले किस पे देते हैं सबसे ज़्यादा? खाद्य सब्सिडी पे देखते हैं भैया 48.96, फिर उसके बाद उर्वरक पे देते हैं 43.40%, और फिर तीसरे नंबर ब्याज पे देते हैं ना 6.84%, चौथे नंबर पेट्रोलियम। ठीक है, ये मिलाने को आ सकता है। अगला देखते हैं सकल कर राजस्व, ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट, जीडीपी का 11.1% मतलब 11.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, चलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शीर्ष 3 कर राजस्व, देखो शीर्ष 3 मतलब पैसा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो जब सबसे ज़्यादा आता है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से, कितना? 9.57 लाख करोड़। उसके बाद निगम कर से आता है कितना? 9.223 लाख करोड़ निगम कर से। उसके बाद तीसरे नंबर पर आयकर, सबसे ज़्यादा होगा किससे? जीएसटी से, फिर निगम कर से, फिर आयकर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अपना देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसके तहत 60,000 करोड़ रुपए
इस नए बजट में आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ रुपये। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बस। और तो पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपये हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए 79,590 हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अगला, आर्थिक समीक्षा 2022-23, ये देखते हैं आर्थिक समीक्षा। तो निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी को भैया ये जारी किया गया, एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है इसके अनुसार, है ना, आर्थिक सर्वे के अनुसार। अच्छा, अभी क्या है, भारत की नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है। विश्व भर की एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सबसे तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था माना है। मतलब इसको, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पूरे विश्व ने माना है, जिसकी वृद्धि दर कितनी रही है, 6.5 से 7% अनुमानित रही है। ठीक है, 6.5 से 7% तक वृद्धि इसने की है। ठीक है, ओके। अगला, वृद्धि दर पूर्वानुमान प्रतिशत में देखते हैं। तो 22-23 में ये है, 22 में ये और 23 में देख लेते हैं। यूएसए का कितना, 1.6% 22 में, 23 में कितना, 1% घटेगा। तो यह चीन का कितना रहेगा, 3.2% 22 में रहा, 23 में कितना, 4.4%, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। भारत का देख लो, भारत का कितना है, 6.8%, और भैया 6.1% कब रहेगा, 23 में भी रहेगा। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 1.7% है भैया पूंजीगत व्यय। ठीक है, ओके। चलो अगर कहते हैं 2.5% हो गया है, जो मतलब पहले क्या था, ये था 1.7%, कब, ये था 2009 से लेकर 20 तक, और ये 22 में कितना हो गया, 2.5%। कौन सा, पूंजीगत व्यय। तो अच्छी बात है, पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष, अब देख लेते हैं भैया। कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर से 52% और अप्रत्यक्ष कर से 48%, है ना, अप्रत्यक्ष कर से 48%। ठीक है, तो देखो, निगम कर 26%, जिसमें व्यक्तिगत आयकर 26%, और ये दोनों से हो गया 52% हो गया ना। ठीक है, और बाकी देखो 48% का हिसाब कैसे, सीमा शुल्क से 8%, उत्पाद शुल्क से 12%, जीएसटी 28%। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। ठीक है जी, ऐसे हिसाब है, ऐसे बंटवारा हो गया। ओके, चलो अगला देखते हैं भैया। है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ नहीं है। चलो तो यहाँ देखते हैं, प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक 2021 से 22 में, भैया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल में सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पंजाब, याद रखना। गेहूं में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब। ठीक है जी। मक्का में कर्नाटक, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। मोटे अनाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्री अन्न है भैया इस बार, मोटे अनाज मतलब श्री अन्न, है ना। तो इसका संस्थान कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मोटे अनाज कर्नाटक टॉप पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे पर, महाराष्ट्र मोटे अनाज में। ठीक है, तो मोटे अनाज में कर्नाटक टॉप पे, राजस्थान दूसरे पे, और महाराष्ट्र तीसरे पे। ओके, अब देख लेते हैं अरहर में महाराष्ट्र टॉप पे, कर्नाटक दूसरे पे, उत्तर प्रदेश भी तीसरे नंबर पे अरहर में। ठीक है, कुल दालें इंपॉर्टेंट है, ये देख ले। कुल दालें में मध्य प्रदेश टॉप पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, और राजस्थान तीसरे पे। कुल दालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, अगला चना में देख लेते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुल खाद्यान्न में इंपॉर्टेंट है, यूपी टॉप पे रहता है। कुल खाद्यान्न में यूपी टॉप पे, उसके बाद मध्य प्रदेश, और फिर पंजाब। सेम जो गेहूं में था ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उसी तरह से कुल खाद्यान्न में भी है। ठीक है, गेहूं और कुल खाद्यान्न सेम है रैंकिंग। अच्छा, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। रेपसीड और सरसों में भैया राजस्थान टॉप पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पे। ठीक है, हरियाणा तीसरे पे। सोयाबीन में महाराष्ट्र पहुंच गया है। हर बार मध्य प्रदेश और राजस्थान रहते थे ना टॉप पे, अब भैया मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, महाराष्ट्र टॉप पे सोयाबीन में, मध्य प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। कुल तिलहन में राजस्थान रहता है टॉप पे, राजस्थान कुल तिलहन में टॉप पे, और मध्य प्रदेश दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे हो गया। ठीक है, चलो गन्ना में उत्तर प्रदेश है भैया छत्रराज, महाराष्ट्र दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। कपास में गुजरात टॉप पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर, तेलंगाना तीसरे पे। मतलब गुजरात टॉप पे रहे कपास में, दूसरे नंबर महाराष्ट्र। ओके, जूट मेस्ता में पश्चिम बंगाल टॉप पे, असम दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे। ओके, चलो मुख्य आयातों का हिस्सा प्रतिशत में, मतलब क्या हम खाद्य पदार्थ और संबंधित उत्पाद कितने 4.1% आयात किया हमने, कब, अप्रैल सितंबर बीच। ईंधन कितना 38.7%, ईंधन बहुत ज़्यादा किया है। पेट्रोल तेल इसने किया कितने 30.3%। उर्वरक कितना भाई 2.2, उर्वरक भी किया है। पूंजीगत वस्तुएं 9.0%। सबसे ज़्यादा क्या किया है, तो उर्वरक किया, वो किया है हमने, पेट्रोल तेल और स्नेहक यानी ईंधन किया सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके, चलो जी देखते हैं अगला फैक्ट। अच्छा, मोती और बहुमूल्य वस्तुएं हमने 4.4% की हैं। सोना चांदी कितना 6.4% किया है। अब देखो
आयात की दृष्टि से शीर्ष 5, मतलब सबसे ज़्यादा आयात हम कहाँ से करते हैं, तो चीन से। सबसे ज़्यादा आयात चीन से, दूसरे नंबर पर यूएई से, यूएई, और तीसरे नंबर पर यूएसए से, ठीक है, और चौथे पर सऊदी अरब। देखो चीन, यूएई, यूएस और सऊदी अरब, है ना। कहाँ पर निर्यात हम कहाँ करते हैं भैया सबसे ज़्यादा, अमेरिका को करते हैं, यूएसए को। उसके बाद यूएई दूसरे नंबर पर आयात में भी, निर्यात में भी, दोनों में ना। और तीसरे नंबर पर चीन में। पहले नंबर पर आयात में है, आयात हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात सबसे तीसरे नंबर पर कर रहे हैं ना। चौथे नंबर बांग्लादेश को निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मुख्य निर्यातों का हिस्सा, मतलब निर्यातों में हिस्सा किसका है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 11.6% हिस्सा है भैया। अयस्क और खनिज का 1.5% है, ओके, ये था ही। विनिर्मित वस्तुओं का कितना है, 58.9%। विनिर्मित वस्तुएं, ये रत्न, आभूषण, धातुएं, मशीनरी, ये विनिर्मित वस्तुएं 58.9%, ओके। चलो, और तो बाकी है नहीं। कच्चा तेल और पेट्रोलियम का 22.7%, और अन्य वर्गीकृत मदें 5.3%। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24, तो कब हो, इम्पोर्टेंट डेट याद रखना, 22 फरवरी को। वो तो 1 फरवरी को आता है केंद्र वाला, यह है 22 फरवरी 2023 को सुरेश कुमार खन्ना साहब ने बजट प्रस्तुत किया है। कितना बड़ा है, तो भैया 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट है, और अनुमान 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का है भैया। आगे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हमको पहुंचाना है, ठीक है। और अभी कितने हैं, 6.90 लाख करोड़ रुपए का अभी का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल क्लियर है। अमृतकाल का पहला बजट है, ये भी क्लियर है, जिसके केंद्र में, हाँ, केंद्र में क्या है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और 32,721.96 करोड़ रुपए निजी नई योजनाओं के लिए शुरू किए गए। कितने, 32,721 रुपये 96 पैसे, ये जो है नई योजनाओं के लिए, ठीक है, इतने करोड़ रुपए हैं ये। अच्छा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश केंद्र में, ओके। व्यय वगैरह बताई दिया आपको, और देखो क्या है, हाँ भैया, है कुछ और नहीं। अब देखते हैं ये राजकोषीय घाटा कितना, यूपी का राजकोषीय घाटा 3.48% रहने का अनुमान है। 3.48% राजकोषीय घाटा, ओके। बजट घोषणा क्या क्या है भैया, देश की जीडीपी, जीडीपी के उत्तर प्रदेश का योगदान, मतलब देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है, 8% है, 8%। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, ये बोलता है। 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से भी अधिक है। 16.8% राज्य की विकास दर में, ठीक है। वहीं 23-24 में राज्य की विकास दर जीडीपी में 19% वृद्धि का अनुमान है, 19% है। कौन, 23-24 में आगे, अब की बार 16.8 थी, लेकिन 19% आगे रहने का अनुमान है, ओके। तो 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, मतलब 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4%, जो वर्तमान में कितनी हो गई है, घटकर 4.2%, सीधे 14.4 से 4.2% रह गई बेरोजगारी दर, ठीक है। पता नहीं कहाँ रोजगार दिए इन लोगों ने। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, याद रखना 10 से 12 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का 19,000 से अधिक समझौते किए गए, 19,000 से अधिक समझौते, और 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है। अधिकांश समझौता नवीकरणीय ऊर्जा में हुआ, कितना, 16%। इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ 12%, औद्योगिक पार्क में 11%, शिक्षा में 9%, और लॉ एंड लॉजिस्टिक्स में कितना हुआ है, 9%। सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, ये हुआ नाभिकीय ऊर्जा में 16%, और इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरा 12%, ओके। G20, तो इसमें क्या है, 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगी। कौन कौन से, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, इन चारों शहरों में प्रस्तावित हैं, इनमें होंगी। अच्छा, आवास निर्माण और ग्रामीण सूक्ष्म शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना, ये सब करने का स्मार्ट मिशन का अंतर्गत ये सब शुरू किया जाएगा। और इंडिया स्मार्ट सिटी ऑर्डर कंटेंट, मतलब इंडिया स्मार्ट सिटी स्मार्ट अवार्ड कंटेंट में ये पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी से माध्यम से लाभार्थियों के धनराशि हस्तांतरण करने उत्तर प्रदेश, मतलब सीधे देखो, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। इसमें क्या है, यूपी जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में टॉप पे, ये ध्यान रख दो। दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, एथेनॉल की आपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रथम। लेकिन हाँ, याद रखना, ये दूध उत्पादन में यूपी टॉप पे नहीं है, राजस्थान टॉप पे आ गया। आगे आएंगे आंकड़े, इसी किताब में आंकड़े आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, देखो तो भैया, तो कृषि निवेश किसानों की देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में, किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में यूपी टॉप पे है। अटल पेंशन योजना पंजीकरण में यूपी टॉप पे है, ठीक है। और भी कई चीज़ों में। गेहूं की एमएसपी कितनी, 2015 मैंने बताई दी, इतनी रहेगी। अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण
हो चुका है। अच्छा, महिलाओं से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तो 3 महिला पीएससी यूपी में बनाई जा रही। कहाँ कहाँ बनाई जा रही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये और 23-24 के हेतु 1,050 करोड़ रुपये इस पर खर्चा किया जाएगा। रोजगार, मनरेगा के तहत 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित करके देश में प्रथम स्थान यूपी का है। कौन से? 26.29 लाख मानव दिवस सृजित किए हैं, इतने इतने दिन काम करवाया है। और 1.09 लाख स्वयं सहायता समूह के मामले में भी ये टॉप पे है, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 संस्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश ने द्वितीय स्थान, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना स्थान है यूपी का? सेकंड। पहले 14 था, सेकंड पे आ गए हम लोग, ठीक है, यूपी। ओके, अब देखो आगे, नागरिक उड्डयन, ये क्या है? 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। कौन से? जेवर और अयोध्या भाई अभी काम चल रहा है और 3 अभी काम कर रहे हैं। कौन से? देखो, इंटरनेशनल होना चाहिए, वाराणसी हो गया, और कौन सा बताओ? कुशीनगर भी इंटरनेशनल है, वाराणसी कुशीनगर, और कौन सा होगा तीसरा बताओ? लखनऊ। तो बताना कमेंट बॉक्स में, सही है क्या ये? अच्छा, प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 80 गंतव्यों से फ्लाइट जाती है, 5 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, 16 घरेलू एयरपोर्ट, 21 क्रियाशील। पता है दुनिया भर के डाटा है, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो, पारेषण तंत्र की क्षमता, किसकी? ऊर्जा की क्षमता कितनी है? इतनी क्षमता है। अब कितनी उपलब्धता है अभी हमारे पास? 3998 उपलब्धता है बस 5 वर्षों में। अच्छा, इसको ये देखो, नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत का लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। 5 वर्षों में, ठीक है। 5 वर्षों में, ओके, 22,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए इसमें व्यवस्था की गई है। नीति आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। कौन सी? उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, ओके। चलो, दूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस है, ये चलाने की बात की, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस वे, ओके। चलो, एक नवोन्वेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। किसका? द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 17,000 किसान पाठशालाएं, ओके। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ बनेगा? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाने की काम घोषणा की है कुशीनगर में, ओके, याद रखना। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई, कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे रोजगार देने वाला हथकरघा उद्योग है, ठीक है। तो एक केंद्रीकृत और कुटीर उद्योग है। ये क्या है? केंद्रीकृत और कुटीर उद्योग है, ओके। तो वस्त्र क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 व्याख्यापित किया है। मतलब यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 का अभी स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो, नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनहित सेवा 2022 को अधिसूचित किया गया है। अच्छा, इसी में है ना। चलो, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन के हेतु 510 करोड़, पीएम श्री स्कूलों के लिए 510 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ओके। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 300 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के तहत 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। चलो, समझ गए। तो देखो, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 300 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, ठीक है, ग्राम स्तर पर और वार्ड स्तर पर, ओके। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए का आवंटन है, ओके। चलो, 19 राज्य विश्वविद्यालयों, 1 मुक्त विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, है ना, अभी तक हमारे यहाँ रैंकिंग है। तो नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय A+ श्रेणी, किसमें? KGMU की नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी में। A+ श्रेणी में कौन है? तो ये हैं लखनऊ और गोरखपुर A+ श्रेणी में, ओके। चलो, अगला देखते हैं, कुछ और है फैक्ट। हाँ, चलो देखते हैं। देश में पहली बार 2 कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग पर, मतलब
देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को, यानी कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को नेक रैंक है प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, कृषि विद्यालय को पहली बार। अच्छा, विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में माँ बाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके हेतु 50-50 करोड़ रुपये खर्चा किया जा रहा है। व्यवस्था मतलब कि ये 50 करोड़ रुपये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षावरण प्रदेश में कितना है, भौगोलिक दृष्टि 9.23% है, जो 2023 तक 15% करने का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। अभी कितना है, 9.23%, इसको 2030 तक 15% पर ले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति में उनका अपघटन और देखना, मतलब राजकोषीय घाटा वगैरह है ना। अब देखो राजस्व बचत 22-23 की बात हो रही है। 22-23 में पुनरीक्षित अनुमान कितना है, 2.62%, 63%। तो ये क्या है, दूसरा राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो ये 3.97%। अभी कितना रहा, 3.48% था। अभी बोल रहा है 22-23 के बजट में 3.97%, यानी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। 2023-24 बजट अनुमान कितना है, तो ये है 23-24 का 3.48%, इतना मतलब अभी तक है, और 2.81% पहले का। ठीक है ओके। चलो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में संकेतक तो देख लो भैया। राज्य एवं स्वयं का राजस्व 10% अनुमान 9% था, 10% अभी का बजट 2022 थी। देखो इसमें क्या है, दो चीज़ देखनी, 2022-23 का पहला अनुमान और अभी का अनुमान कितना, अभी का ये वाला है, अभी का है ना, 22-23 का पुनरीक्षित अनुमान मतलब लेटेस्ट अनुमान ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है, तो भैया राज्य एवं स्वयं का कर राजस्व 9% पहले मिला हमको, अब 10.8% का। ठीक है, राज्य का स्वयं कर राजस्व ये कितना है, 6.6%, 0.1% रखने का हमने लक्ष्य रख लिया इस बार। राजस्व बचत 2.1%, 2.6% क्या है, अनुमानित है, 2.6 अनुमानित था, 2.1% रहा, लेकिन अभी अनुमानित कितना है, अभी अनुमानित है 3.0% क्या राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा कितना, अभी कितना रहा, 3.9%, इतना अनुमानित था, 3.97, अभी रह गया इतना है, और आगे 3.24% रखने का अनुमान है। ठीक है, हमारा अनुमान कितना था, 3.97, अभी रहा कितना, 3.48%, और रहेगा कितना भैया, आगे कितना रहेगा, 3.24%। कुल सुधार एवं अन्य दायित्व भैया ये हैं दुनिया भर का हमारे ऊपर, तो अभी कितना, इतना है, कुल उधार एवं दायित्व कितना है, 2023-24 का अनुमान है 3.7%। ओके, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा कितना हो गया, टाइम हो गया क्या, पढ़ें अभी। चलो यही रोकते हैं आज। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।